हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज हम जैसा कि कंपनी टेक चल रहा है और पहले भी मैं बता चुका हूं, जो शुरू के 25 सेक्शन है वो सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट दोनों ही स्टूडेंट के काम के हैं। तो उसी सीरीज में हम अपना यूनिट चला रखी है हमने कंपनी टेक में, काइंड्स ऑफ कंपनी। और पिछली क्लास में हमने काइंड्स ऑफ कंपनी की स्टार्ट की थी। दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, जल्दी से रिकॉल कीजिए कि कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी। स्क्रीन पर भी आपकी आ रही हैं। एक तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी और एक पढ़ी थी हमने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट यानी केस स्टडी बना के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है विच हैज ए मिनिमम शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब। पहले यहाँ पर एक अमाउंट प्रेस्क्राइब थी, अब वो हटा ली गई है। वो प्रेस्क्राइब की बात अगर मैं बात करता हूँ कि यानी कि एज पर द रूल्स, जो कंपनीज एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने रूल बनाए होंगे। अब बहुत सारे रूल्स हैं अलग अलग पर्पज के लिए, तो रूल्स में डिफाइन कर रखा है, रूल्स में प्रेस्क्राइब कर रखा है कि किस क्लास ऑफ कंपनी के लिए कितनी प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए। तो जो भी प्रेस्क्राइब होगी, खैर हमें उससे मतलब नहीं है। एंड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और अपने आर्टिकल्स के द्वारा, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि दो तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनियों में। एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोनों आप ये मान लीजिए कि जैसे देश का एक संविधान होता है, तो ऐसी कंपनियों को चलाने के लिए संविधान के रूप में काम करते हैं। जो कोर वैल्यूज होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कोर इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, वो लिखी जाती हैं आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जो हेल्पिंग होती हैं कंपनी को चलाने के लिए, कोर वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए, तो वो बातें लिखी जाती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जो अपने आर्टिकल्स के द्वारा ये तीन चीजें जरूर लगाती हो। तीन चीजें में लिमिटेशन भी है, प्रोहिबिशन भी है और रेस्ट्रिक्शंस भी है। पहली बात आती है रेस्ट्रिक्शन की। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी कि मेंबर्स के जो राइट है, मेंबर का जो अधिकार है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम 1% टू अनदर, उसे किसी ना किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। वो तरीका क्या होगा वो उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ होगा कि वो तरीका ऐसा हो सकता है कि कभी भी मेंबर अपने शेयर को बेचे तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सहमति लेनी पड़ेगी। किस रेट पर वो शेयर बेचना चाहता है उसके लिए पहले कंपनी के ऑडिटर से अप्रूव कराना पड़ेगा। और भी तमाम तरह की रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, वो एक एग्जाम्पल है। तो किसी ना किसी तरह की आपको रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। दूसरा लिमिटेशन होगी मेंबर्स की संख्या के ऊपर। मेंबर्स की संख्या के ऊपर लिमिटेशन, डिबेंचर होल्डर की संख्या के ऊपर लिमिटेशन नहीं है। नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इन 200 में कुछ लोग काउंट नहीं किए जाएंगे, यानी कि 200 के अबव हो सकते हैं। ज्वाइंट अगर शेयर होल्डर हैं, ज्वाइंट मेंबर हैं, उन्हें एक ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं तो वो शेयर होल्डर भी हैं, तो वो काउंट नहीं होंगे 200 के नंबर में। और अगर कोई एक्स एम्प्लॉई हैं तो वो काउंट नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जिस समय वो मेंबर बने हो वो उस समय नौकरी में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, एंड आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीरीज वो कंटिन्यू रहे हो एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर एम्प्लॉयमेंट सीज होने के बाद अगर एक भी दिन वो मेंबर नहीं रहे कंपनी के और दोबारा से कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम वो दोबारा से मेंबर बनना चाहते हैं कंपनी के, वो बन गए वो, तो उस केस में 200 की लिमिट में काउंट हो जाएंगे। और तीसरी चीज है प्रोहिबिशन, यानी कि मना है बिल्कुल, आप कर ही नहीं सकते। और वो क्या काम नहीं कर सकते? प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब शेयर और डिबेंचर ऑफ ए कंपनी, यानी कि ना तो कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए और ना ही कंपनी के डिबेंचर को खरीदने के लिए आप इनवाइट नहीं कर सकते लोगों को। इनविटेशन मना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद ब खुद खरीदना चाहे तो आप उसे दे सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी के शेयर बेचना मना होता, डिबेंचर बेचना मना होता, तो फिर कंपनी के शेयर होल्डर होते ही कैसे? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बेच नहीं सकते, लेकिन आप खुद नहीं जाएंगे, खुद इनवाइट नहीं करेंगे। इनविटेशन का मतलब होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे। हाँ, कोई व्यक्ति खुद ऑफर देना चाहे तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं।
और ये प्रोहिबिशन इन्विटेशन जो है वो दोनों पर ही मना है, मेंबर्स के ऊपर भी मना है, यानी कि शेयर होल्डर की भी एप्लीकेशन के लिए आप इनवाइट नहीं कर सकते और डिबेंचर होल्डर की एप्लीकेशन के लिए भी आप इनवाइट नहीं कर सकते हैं। तो गेटिंग दिस पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो तो जल्दी से बता दीजिए मुझे अपना थम्स अप बेच के कि क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। कितनी बढ़िया डेफिनेशन है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, यानी कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो आ गई वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को समझने के लिए आ गई। स्वाति गुड आफ्टरनून। स्वाति ने भी ज्वाइन कर लिया है, चलिए। और हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब। लेकिन एक चीज और है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हैं, मतलब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की हम पढ़ चुके, हम एक प्राइवेट कंपनी हैं लेकिन प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक हाथ है, प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी है एक पब्लिक कंपनी की, तो जो प्राइवेट कंपनी है वो भी क्या मान ली जाएगी, पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी फॉर सर्टेन पर्पज। इसे कहा जाता है डीम्ड पब्लिक कंपनी, बावजूद इसके कि अपने आप को इसे आर्टिकल्स में बदलने की जरूरत नहीं है, यानी कि आर्टिकल्स के लिहाज से ये प्राइवेट कंपनी ही बनी रह सकती है। आर्टिकल्स में ये जो लिमिटेशन है, प्रोहिबिशन है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये लगी रहने दीजिए, आपकी नेचर प्राइवेट कंपनी की ही है। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर एक पब्लिक कंपनी का हाथ है, हाथ में इसलिए बता रहा हूं कि आप उसकी सब्सिडियरी हैं, पब्लिक कंपनी ने आपको ले रखा है, तो हम आपको प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे फॉर सम स्पेशल पर्पज, क्योंकि जैसा जैसा आप पढ़ते चले आएंगे कंपनी एक्ट को आगे, तो प्राइवेट कंपनी को कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, पब्लिक कंपनी को प्रिविलेजेस नहीं होते हैं। प्रिविलेज यानी कि सुविधा जब हम बात करते हैं तो हम दो लोगों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास पब्लिक कंपनी है कि कुछ बेनिफिट पब्लिक कंपनी को प्राप्त नहीं है लेकिन प्राइवेट कंपनी को प्राप्त हैं। तो अगर आप डीम्ड पब्लिक कंपनी मान ली जाएंगे तो आपसे वो बेनिफिट छीन लिए जाएंगे। इसके अलावा दोनों ही जगह हमने पॉइंट टू बी नोटेड पढ़ा था कि जो मिनिमम शेयर कैपिटल है वो सेक्शन 8 वाली कंपनियों को ना तो प्राइवेट कंपनी में पूरी करने की जरूरत पड़ती हो, ना ही पब्लिक कंपनी में जरूरत पड़ती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं। मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। वो पब्लिक कंपनी में तो कोई रेस्ट्रिक्शंस होती ही नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की। लास्ट नेम जो होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड का, प्राइवेट लिमिटेड से खत्म होना चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड का सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड से खत्म होना चाहिए। तो ये तो बात हुई पिछली क्लास की। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डेफिनेशन के साथ हैं, और वो है 1 पर्सन कंपनी। इस 1 पर्सन कंपनी का जो जन्म हुआ था वो कंपनी एक्ट 2013 से ही हुआ था। इससे पहले कंपनी एक्ट 2013 से पहले अगर आप में से कोई मेरे से पूछता कि सर क्या हम एक पर्सन भी क्या कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, मैं बिल्कुल मना कर देता कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं है, अभी ऐसी कोई पावर नहीं है। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 से 1 पर्सन कंपनी का जन्म हुआ, यानी कि एक सिंगल व्यक्ति भी क्या कर सकता है, 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। लेकिन 1 पर्सन कंपनी के लिए कुछ स्पेशल चीजें हैं। 1 पर्सन कंपनी के लिए कुछ स्पेशल फीचर हैं। 1 पर्सन कंपनी कुछ स्पेशल बातें हैं। स्पेशल बातें तब आपको समझ में आएंगी। पहले तो मुझे बताइए कि अदर देन 1 पर्सन कंपनी का मेंबर कौन हो सकता है। अदर देन 1 पर्सन कंपनी का मेंबर कौन हो सकता है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए कि अदर देन 1 पर्सन कंपनी का मेंबर कौन हो सकता है। जल्दी से बताइए कि क्या रिलायंस कंपनी का मेंबर होने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। नेचुरल यानी कि ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल, आप मैं, क्या यही लोग कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, या एक कंपनी भी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है। जल्दी से बताइए कि नॉर्मल केसेस में, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में अगर 1 पर्सन कंपनी की मेंबर बनना है तो क्या नेचुरल पर्सन का ही होना जरूरी है, या एक कॉर्पोरेट बॉडी भी, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, या ये कहा जा सकता है इन अदर वर्ड्स कोई भी पर्सन कंपनी की मेंबर बन सकता है बशर्ते कि दैट पर्सन
हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ, कि कोई भी पर्सन वो कंपनी की मेंबर बन सकता है जिसकी भी पहचान, जिसकी भी आइडेंटिटी इन द आई ऑफ लॉ सेपरेट हो। जल्दी से जवाब भेजिए, जवाब आने स्टार्ट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब भेजिएगा कि क्या आपको लगता है। तो चलिए मैं भी बता देता हूं अपनी तरफ से कि देखिए कोई भी कंपनी है अगर अदर देन 1% कंपनी है तो उसका मेंबर बनने के लिए कोई भी पर्सन बन सकता है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो नेचुरल पर्सन ना हो, लेकिन 1% कंपनी का मेंबर बनने के लिए नेचुरल पर्सन ही होना जरूरी है। नेचुरल पर्सन होना जरूरी है अगर 1% कंपनी का मेंबर बनना है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या किसी भी कंपनी का मेंबर बनने के लिए एक नेचुरल पर्सन होना जरूरी है? आंसर इज नो, लेकिन 1% कंपनी का जो मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बन सकता है? नेचुरल पर्सन ही बन सकता है। आप और हम ही बन सकते हैं, कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट 1% कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? 1% कंपनी जैसे हमेशा ही ऑलवेज क्या होगी? ऑलवेज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑलवेज अगर आप 1% कंपनी हैं तो हमेशा ही आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होंगे, आप पब्लिक लिमिटेड का दर्जा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये लॉ मेकर्स मान के चलते हैं कि 1% कंपनी वही बनाता है जो छोटा मोटा काम है, जिसका बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी वही बनाता है जिसका छोटा मोटा काम है, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड से भी छोटी कंपनी होती है 1% कंपनी, ऐसा लॉ मेकर्स मान के चलते हैं। तो छोटे लोगों को कुछ सुविधाएं, कुछ प्रिविलेजेस सरकार की तरफ से मिलती चली जानी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऑलवेज आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही माने जाएंगे। 1% कंपनी को लिखने का जो तरीका है, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लिखने का तरीका क्या होता है? नाम माना सेव, अगर कंपनी है तो सेव प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अगर सेव एक ओपीसी है तो सेव आप ब्रैकेट में लिखेंगे ओपीसी और फिर लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड। जल्दी से बताइए बात समझ में आ गई या नहीं आई है? नेचुरल पर्सन ही 1% कंपनी का मेंबर हो सकता है। 1% कंपनी ऑलवेज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी। और जो नाम लिखने का तरीका है, कंपनी के ब्रांड नेम के साथ आप ब्रैकेट में ओपीसी वर्ड इस्तेमाल करेंगे और लास्ट नेम जो होना चाहिए वो प्राइवेट लिमिटेड ही होना चाहिए। इसके अलावा आप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप एक व्यक्ति का नाम ओपन करेंगे, एक व्यक्ति का नाम खोलेंगे कि इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ पर्सन, क्योंकि 1% कंपनी में एक ही मेंबर से ओपन की जा सकती है, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर से ओपन होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7 लोगों से ओपन होती है, लेकिन जो 1% कंपनी है एक ही मेंबर से ओपन हो सकती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप एक नाम लिखेंगे, एक नाम बताएंगे कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए सिंगल मेंबर हु शैल बिकम द मेंबर ऑफ ओपीसी, यानी कि अगर अचानक कोई डेथ हो जाती है, अचानक कोई जो मेंबर है 1% कंपनी का वो पागल हो जाता है, तो हु शैल बिकम द नेक्स्ट मेंबर ऑफ ओपीसी, आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम ओपन करेंगे। इसके अलावा बताइए, ये चीज समझ में आ गई? नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ऑलवेज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी, और नाम लिखने का जो तरीका होगा ब्रैकेट में आप ओपीसी जरूर लगाएंगे। चौथा पॉइंट है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह में आप एक नाम ओपन करेंगे, एक नाम लिखेंगे कि हु शैल बिकम द मेंबर ऑफ ओपीसी, अगर कोई मेंबर की डेथ वगैरह हो जाती है। जल्दी से बताइए यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा 1-2 चीजें और हैं कि ओपीसी में जैसे मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में भी है 2 होते हैं, पब्लिक में 3 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, ओपीसी में मेंबर ही एक है तो 1 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा। इसके अलावा जैसे हम आगे पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में है कि मेंबर्स की समय समय पर
मीटिंग होती रहती है। मीटिंग का मतलब है इकट्ठा होते रहते हैं, मीटिंग का मतलब इकट्ठा होंगे, वो कुछ बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे कि कंपनी को कैसे चलाना है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही मेंबर है तो इसकी एजीएम कराने की कोई जरूरत नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो जल्दी से मेरे साथ एक बार रीडिंग कर लेंगे कि नोट में क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी। ओनली ए नेचुरल पर्सन, तो पहली बात है ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ ए वन पर्सन कंपनी, केवल नेचुरल पर्सन ही वन पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है। वन पर्सन कंपनी कैन ओनली बी फॉर्म एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही फॉर्म हो सकती है। द वर्ड वन पर्सन कंपनी shall be mentioned in the brackets below the name of the company wherever its name is printed, affixed or engraved। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का नाम क्या होगा, सेव ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपको कहीं ये कंपनी के आपको हेड ऑफिस पे लगाना है, किसी ऑफिस में लगाना है, तो नीचे भी आपको एक ओपीसी नाम का लेटर आपको लिखना पड़ेगा, जहां पर भी आपको एनग्रेव कराना है ये नाम। The memorandum of one person company shall indicate the name of other person who shall become member of the company in the event of death or incapacity of a single member। मेमोरेंडम में वन पर्सन कंपनी के ये बताना पड़ेगा कि अगर डेथ हो जाती है सिंगल मेंबर की, इनकैपेबिलिटी आ जाती है, तो हु शैल बिकम द नेक्स्ट मेंबर ऑफ वन कंपनी, आपको ये नाम जरूर लिखना पड़ेगा उस दूसरे पर्सन की सहायता से। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का भी नाम लिख दिया, पड़ोसन का नाम लिख दिया, पड़ोसी का नाम लिख दिया और उसे पता भी नहीं है। उसकी कंसेंट जाएगी जब हम वन पर्सन कंपनी के रूल्स पढ़ेंगे डिटेल में, जब इनकॉर्पोरेशन पर आएंगे तो वहां आपको डिटेल रूल पता लग जाएंगे, आपको बिना कंसेंट के नहीं जा सकता है नाम। और फिफ्थ पॉइंट है एवरी प्राइवेट कंपनी शैल हैव ए मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर, हाउएवर एवरी वन पर्सन कंपनी शैल हैव ए मिनिमम ऑफ 1 डायरेक्टर ओनली। एजीएम इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ ओपीसी, और ओपीसी के केस में एनुअल जनरल मीटिंग की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी स्मॉल कंपनी, और स्मॉल कंपनी की भी डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ 2013 ही है, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 जब से आया है तब से ही ये कॉन्सेप्ट आया है कि हु इज ए स्मॉल कंपनी। उससे पहले इस तरह की कोई कंपनी नहीं पाई जाती थी, उससे पहले इस तरह की कोई भी कंपनी नहीं पाई जाती थी। नाउ कि स्मॉल कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है? नाम से ही पता लग रहा है कि छोटी कंपनी, तो लेकिन क्या परिभाषा है ये जानना बहुत जरूरी है। किसके लिए छोटी कुछ हो सकता है, दूसरे के लिए छोटा कुछ और हो सकता है। तो लॉ मेकर्स ने किसे स्मॉल कंपनी माना है? अब कंपनी माना है स्मॉल कंपनी, तो कुछ ना कुछ जब आप आगे डिटेलिंग पढ़ेंगे, फाउंडेशन में वो डिटेलिंग नहीं है लेकिन इंटरमीडिएट है, फाइनल में है, तो स्मॉल कंपनी को कुछ बाकी कंपनियों के मुकाबले प्रिविलेज अवेलेबल हैं, पब्लिक कंपनी के मुकाबले, दूसरी प्राइवेट कंपनी के मुकाबले कुछ और एक्स्ट्रा सुविधाएं अवेलेबल हैं जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन वो तभी तो मिलेंगी अगर आप स्मॉल कंपनी हैं। स्मॉल कंपनी कब हैं आप? स्मॉल कंपनी कब हैं? ये भी हमेशा क्या होगी? प्राइवेट कंपनी होगी, यानी कि प्राइवेट कंपनी ही मानी जा सकती है स्मॉल कंपनी। प्राइवेट कंपनी ही क्या मानी जा सकती है? स्मॉल कंपनी। अगर आप पब्लिक लिमिटेड हैं तो आप स्मॉल माने ही नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर आप सेटिस्फाइड करेंगे तो ही आप स्मॉल कंपनी माने जाएंगे। 2 कंडीशन है। प्राइवेट कंपनी तो आप होने ही चाहिए, अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं तो आप स्मॉल माने ही नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड होने के बाद भी 2 कंडीशन है, अगर आप ये सेटिस्फाइड करेंगे तो ही आप स्मॉल कंपनी माने जाएंगे। पेड अप शेयर कैपिटल, जो पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, जो पेड अप शेयर कैपिटल है लेस देन और इक्वल टू 50 लाख,
इससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। एंड जो टर्नओवर है, सेल्स है, टर्नओवर है ऑफ लास्ट P&L अकाउंट, जो भी आपका लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? वो ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 करोड़ से। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। पेड अप कैपिटल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50 लाख एंड एज वेल एज टर्नओवर ऑफ द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। और इनमें हायर भी जा सकती है। और सच हायर अमाउंट एज मे बी prescribed but not more than 10 करोड़। इसका भी मैं मतलब बताता हूं आपको। और यहां पर भी सेम लैंग्वेज है, बट नॉट मोर देन 100 करोड़। यानी कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए लॉ मेकर्स ने कहा कि जिसकी शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा होगी, हम उसे स्मॉल नहीं मान सकते हैं। हम उसे स्मॉल नहीं मान सकते हैं। आज की परिस्थिति तो ये है। लेकिन आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, अगर आज कोई स्मॉल है, 50 लाख की इतनी बड़ी अमाउंट नहीं मानती लॉ मेकर, सरकार नहीं मानती है, तो क्या आज से 10 साल बाद भी 50 लाख की अमाउंट क्या सफिशिएंट होगी स्मॉल मानने के लिए? आप ये बताइए कि क्या समय के साथ साथ अमाउंट चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जल्दी से बताइए। आज से 20 साल पहले अगर किसी भी व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 रुपये पर मंथ होती थी, तो क्या उस समय ये मान लिया जाता कि 10,000, आज से 20 साल पहले 10,000 रुपये सफिशिएंट अमाउंट है और ऐश की जिंदगी एक आम आदमी काट सकता है? लेकिन क्या आज की परिस्थितियों में 10,000 रुपये पर मंथ की तनख्वाह कमाने वाला आदमी एक सही माना जाता है कि उसमें सही सोसाइटी से वो बिलोंग करता है? आंसर इज नो, नहीं माना जा सकता। जो स्थिति आज से 20 साल पहले थी, आज वो स्थिति चेंज हो चुकी है। तो क्योंकि लॉ बनाना इतना आसान नहीं होता है, 2013 में कंपनी एक्ट 2013 पास हुआ और पास होने से पहले 13 या 15 साल पहले से कार्यवाही चल रही थी। यानी कि जो पहली बार दिमाग में आया था सरकारों के कि नया कंपनी बिल लाना चाहिए, वो 2000 के आसपास आ गया था। हर साल उसमें पार्लियामेंट में रखा जाता था, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो अटकता रहता था। एट लास्ट 2013 में कंपनी बिल पास हुआ। तो गवर्नमेंट को यह भी पता है कि पास कराना इतना आसान काम नहीं होता है। तो गवर्नमेंट क्या कर लेती है कि उस समय, जिस समय कंपनी बिल पास किया, उस समय उन्हें लगा 2013 में कि 50 लाख रुपए तक की सही है। 50 लाख एक सही लिमिट है। 50 लाख रुपए से ऊपर की अगर पेड अप शेयर कैपिटल होगी तो आपको कोई हमें बेनिफिट देने की जरूरत नहीं, आप स्मॉल कंपनी से बाहर माने जाओगे, स्मॉल नहीं हुआ। लेकिन आज से 10 साल बाद हो सकता है कि वो 50 लाख की लिमिट सही ना हो। तो लॉ मेकर्स ने यानी पार्लियामेंट ने पावर दे दी और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। यानी कि सरकार में जो भी होगा वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में 50 लाख की लिमिट को 1 करोड़ भी कर सकता है, 2 करोड़ भी कर सकता है, 3 करोड़ भी कर सकता है, 10 करोड़ तक कर सकता है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में वो चेंज नहीं कर सकता है। और अगर उसे चेंज करना पड़ा तो दोबारा से पहले पार्लियामेंट के पास आना पड़ेगा। सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के हाथ में कोई चीज है तो वो इजी होती है। लेकिन अगर उस चीज के लिए पार्लियामेंट आना पड़े तो पार्लियामेंट में पता नहीं 10 दल हैं, 20 दल हैं, जिनकी आपको सहमति असहमति का भी सामना करना पड़ता है। तो पार्लियामेंट से कोई भी चीज पास कराना आसान नहीं होता है। तो फिलहाल अगर बात करें तो 50 लाख रुपए की ही लिमिट है और यहां पर 2 करोड़ की है। लेकिन समय के साथ साथ ये 50 लाख की लिमिट 10 करोड़ तक की भी की जा सकती है। सरकार के पास ये पावर है।
टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की भी की जा सकती है और स्मॉल माना जा सकता है। यह सरकार के पास पावर है, लेकिन अभी तक इसने यूज नहीं करा है। तो डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप ये लिखेंगे, लेकिन अगर आपको केस स्टडी आ गई तो आपको 50 लाख पेड अप कैपिटल एंड 2 करोड़ आपको टर्नओवर पर ध्यान देना है और आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉल है या नहीं है। और दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है। कभी आप सोचें कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है। अगर आपसे पूछा जाए एक कंपनी है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल से 20 लाख है और टर्नओवर उसका से 3 करोड़ रुपए है। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है मैंने बताई, पेड अप शेयर कैपिटल जो है, पेड अप शेयर कैपिटल है उसकी 20 लाख, पेड अप शेयर कैपिटल 20 लाख है और टर्नओवर जो है उसका 3 करोड़ है। बताइए वेदर दिस कंपनी इज स्मॉल कंपनी और नॉट। जल्दी से बताइए कि दिस कंपनी इज स्मॉल कंपनी और नॉट। जल्दी जल्दी अपने आंसर भेजिए कि दिस कंपनी इज ए स्मॉल कंपनी और नॉट। हर्ष का जवाब आ गया नो, जैनब का भी जवाब आ गया नो, बाकी बच्चे कहां गए, सो रहे थे क्या, सुप्रज्ञा का भी जवाब आ गया नो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके जवाब आने स्टार्ट हो गए। स्वाति, संयम, सबके जवाब आ गए कि नहीं सर ये स्मॉल कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कंडीशन तो पूरी हो रही है पेड अप शेयर कैपिटल की, लेकिन टर्नओवर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। और स्मॉल कंपनी तभी मानी जाएगी जब दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, टर्नओवर भी सपोज कीजिए 1.5 करोड़ है, लेकिन ये कंपनी जो है सेव लिमिटेड है। आप बताइए कि स्मॉल है या नहीं है। 20 लाख पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर 1.5 करोड़ है, कंपनी का नाम है सेव लिमिटेड। वेदर सेव लिमिटेड इज ए स्मॉल कंपनी और नॉट। क्यों नहीं? जवाब आ रहे हैं धड़ाधड़ आपके नो। क्यों नहीं? क्यों नहीं? वाई नॉट? जबकि कंडीशन तो पूरी हो रही है। जल्दी से बताइए क्यों सेव लिमिटेड इज नॉट ए स्मॉल कंपनी। वेरी गुड जैनब, अरे आप तो बहुत होशियार हैं। वेरी गुड कि प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए और नाम से क्या लग रहा है आपको, ये एक पब्लिक लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड अगर कंपनी होगी तो वो स्मॉल हो ही नहीं सकती है। इज इट क्लियर? इसके अलावा कुछ कंपनियां और कंडीशन पूरी होने के बाद भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। आप सेक्शन 8 वाली कंपनी अगर हैं तो भी आप स्मॉल नहीं हो सकते हैं। सर सेक्शन 8 वाली कंपनी कौन है? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे। आपको हमेशा याद रखना है सेक्शन 8 में एक स्पेशल टाइप की कंपनी है जो नॉन प्रॉफिट पर्पज के लिए इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो सेक्शन 8 वाली अगर कंपनी है तो आप स्मॉल हो ही नहीं सकते। अगर आप होल्डिंग कंपनी हैं, किसी को होल्ड कर रहे हैं, इतनी ताकत आ गई भाई, हम तो ये सोच रहे थे कि ये बच्चा है स्मॉल है, सरकार तो ये सोचे जा रही थी कि इसको थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है, इसे कुछ बचाव की जरूरत है कानूनों से, तो हम इसे स्मॉल मान लेते हैं। स्मॉल कंपनी को जो प्रिविलेजेज हैं वो हम दे देते हैं। लेकिन तुम में तो इतनी ताकत आ गई, स्मॉल होने के बाद भी आप किसी को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप होल्डिंग कंपनी हैं तो भी आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर आ जाएंगे। हाँ, और अगर आप सब्सिडियरी कंपनी हैं तो भी आप बाहर आ जाएंगे। सर चलो होल्डिंग कंपनी में तो समझ में आता है कि ताकत आ रही है बच्चे में, जब बच्चे में ताकत आ रही है तो बच्चा नहीं मानने की भूल करनी चाहिए, बड़ा मान लेना चाहिए। लेकिन सब्सिडियरी कंपनी तो बच्चा ही है। अरे बच्चा है लेकिन आपके पास बाप भी तो है होल्डिंग कंपनी के रूप में, तो सरकार की प्रिविलेजेस क्यों ले रहे हो? आप बच्चे हो लेकिन बच्चे को संभालने वाला एक आपके छत्र छाया में है, आपके ऊपर हाथ रखे हुए जिसका नाम होल्डिंग कंपनी है। तो ऐसे बच्चे को भी हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे और सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। गेटिंग दिस पॉइंट? जल्दी से जवाब भेजिए अपने कि क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? जल्दी जल्दी। और अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशल एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, ध्यान दीजिए, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी अगर हैं, लाइक जैसे इंश्योरेंस एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है आपका, इन एक्ट में अगर जो स्पेशल एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है हमारा, ये स्पेशल एक्ट हैं, अगर इन एक्ट में आप इनकॉर्पोरेट हुए हो तो भी आपको अंडर द कंपनी एक्ट स्मॉल कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा।
पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने आपको करा दी है बहुत अच्छे तरीके से। मुझे नहीं लगता कि अब आपको भूलेंगे। तो जल्दी से एक बार रीडिंग भी लगा लेते हैं यहां से नोट से। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज उस सच higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees। यानी कि 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 50 लाख तक भी आप स्मॉल कंपनी हैं और एज में भी प्रेस्क्राइब्ड हायर अमाउंट, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी पावर 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। और टर्न ओवर जिसका लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंगली 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस 2 करोड़ को 100 करोड़ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है सरकार के द्वारा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू ए होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडियरी कंपनी, ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, पेपर में बार बार ये पूछे जाने वाली डेफिनेशन है। स्मॉल कंपनी भी और 1 पर्सन कंपनी भी। 1 पर्सन कंपनी के लिए तो एडिशनल रूल्स भी आप पढ़ेंगे जब आप नेक्स्ट यूनिट करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। जब हम पढ़ेंगे तो 1 पर्सन कंपनी के लिए तो आप एडिशनल रूल भी पढ़ेंगे। स्मॉल कंपनी यहीं पढ़ के आपको ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपकी फिनिश हो चुकी है। जल्दी से बता दीजिए मुझे कि समझ में आ गई है डेफिनेशन या नई डेफिनेशन समझ में आई है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सर आपने तो कहा था कि केवल 25 सेक्शन ही हैं हमारे सीए फाउंडेशन में, और सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए भी मैंने कहा था कि केवल सेक्शन 149 ही सेक्शन में है। तो ये सर 464 कहां से आ गया, ये क्या बला आ गई? बेटा एक आध सेक्शन ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारे कोर्स में हो, लेकिन जब सीरीज की बात करते हैं तो शुरू के 25 सेक्शन सीए फाउंडेशन में, सेक्शन 1 से लेकर 149 तक के सेक्शन आपके सीए इंटरमीडिएट में है। लेकिन उस पढ़ने के दौरान 2-4 सेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो सीरीज से बाहर चले जाएं और वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी हो जाए। तो उसमें से ही एक सेक्शन है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कुछ हमने ये सीए फाउंडेशन में पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा हुआ होता है कुछ, जैसा कि पार्टनरशिप एक्ट में हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इन ए पार्टनरशिप फर्म? 50। सबके जवाब आ रहे हैं सर 50। लेकिन अगर मैं पूछता हूं ये वाली बात लिखी हुई कहां है, क्योंकि पूरे के पूरे पार्टनरशिप एक्ट को खंगाल लीजिए, पढ़ लीजिए एक एक पन्ना पार्टनरशिप एक्ट का जो ओरिजिनली गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, उसमें एज सच नहीं लिखा हुआ है कि आपके यहां मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। तो ये वाली बात लिखी हुई है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट में। ये वाली बात लिखी हुई है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। ध्यान से पढ़िएगा, वहां पर हम पूरा का पूरा डिटेल नहीं पढ़ते हैं। वहां पर हमारा जितना पढ़ के हमारा पर्पस सोल्व हो रहा है उतना ही पढ़ते हैं। यहां हम आज डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट को। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ाव, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं। तो सेक्शन 464 में जो भी लिखा हुआ है वो केवल और सिर्फ और केवल एसोसिएशन पर लगता है और पार्टनरशिप फर्म पर लगता है। कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन सच ए नंबर ऑफ पर्सन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ये जो एज में भी प्रेस्क्राइब्ड हैं, इसका मतलब है रूल्स बने हुए होंगे। इसका मतलब है इसमें रूल्स बने हुए होंगे, यानी कि किसी भी एसोसिएशन में या किसी भी पार्टनरशिप फर्म में उससे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन नहीं हो सकते जो कि प्रेस्क्राइब्ड हैं। एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। अभी तक यहीं तक छोड़ते हैं, आगे की लाइनें भी बाद में पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड से पढ़ता हूं मैं। प्रोवाइडेड दैट the number of persons which shall not be prescribed under this subsection shall not exceed 100। सर ये तो 100 आ गया है।
provided that number of persons which may be prescribed under this subsection shall not exceed 100। अभी मैंने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आपको पढ़ाया था कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होगी, वो सेक्शन के अंदर लिखी हुई है जिसमें आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो, उस सच हायर अमाउंट एज में प्रेस्क्राइब बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। यानी कि गवर्नमेंट के पास पावर 50 लाख की लिमिट को 10 करोड़ रुपए तक की करने की है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने की है? अभी तो 50 लाख ही है जो एक्ट में लिखी हुई है, लेकिन क्या गवर्नमेंट सीधे 50 लाख से 10 करोड़ करेगी? हो सकता है कि 2 साल बाद वो 50 लाख से 2 करोड़ तक करे, उसके 2 साल बाद 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक करे। पावर है 10 करोड़ तक की। इसी तरीके से ये कह दिया ऊपर की 2 लाइनों में, किसी भी एसोसिएशन, किसी भी पार्टनरशिप में उससे ज्यादा नंबर नहीं हो सकते जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, और इस सेक्शन में नंबर ऑफ प्रेस्क्राइब्ड 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन जो प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं वो केवल कितने किए गए हैं? 50 किए गए हैं। रूल्स बना के जो प्रेस्क्राइब लिमिट है नंबर ऑफ पार्टनर्स पर, नंबर ऑफ मेंबर्स पर, वो फिलहाल कितनी है? 50 है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों के? जल्दी से मुझे हां या ना भेजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बताइए, ये लाइनें क्लियर हैं कि नहीं? जल्दी से यस या नो भेजिए। आगे की लाइन में पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड shall be formed for the purpose of carrying on any business। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, एक एक लेटर पर ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 464 की वजह से किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन कौन सी पार्टनरशिप? जो कि बनी हुई हो फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। अगर आपसे केस स्टडी में पेपर में पूछ लिया जाए कि आपकी एक पार्टनर फर्म है जो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस नहीं बनी हुई है, वो एक पार्टनरशिप एक धार्मिक काम करती है, एक चैरिटेबल काम करती है, तो क्या उसमें पार्टनर्स की संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है? और आंसर होगा यस, हो सकती है। आप कहेंगे सर हम तो ये रटते हुए आते हैं कि पार्टनर में 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो आप समझिए ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि वहां पर तो हमारा एक स्पेशल पर्पज है, हमने 50 रट लिया, लेकिन अब समझिए डेप्थ में कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, लेकिन अगर वो बिजनेस पर्पज के लिए फॉर्म नहीं हुई है तो उसमें ये जो 50 की लिमिट है वो काम नहीं करती है। दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप और बाय द इंडिविजुअल मेंबर thereof unless it is registered as a company under this act or is formed under any other law for the time being in force। तो जितने भी की पॉइंट्स थे सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। ये सेक्शन एसोसिएशन के ऊपर लगता है और पार्टनर फर्म के ऊपर लगता है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 70 मेंबर हैं, चाचा ताऊ भाई बहन बच्चे 70 मेंबर्स हैं, वो विदाउट रजिस्टरिंग इनटू ए कंपनी वो एक बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो क्या वो इलीगल मान लिए जाएंगे? क्या उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? आंसर इज नो, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन पर लगता है, वो पार्टनरशिप पर लगता है, एचयूएफ पर सेक्शन नहीं लगता है। और ये क्लियर भी कर दिया सबसेक्शन 2 में, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। यानी कि ये सेक्शन सिंगल एचयूएफ पर नहीं लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एचयूएफ 1 और एचयूएफ 2, इसमें 20 मेंबर थे, एक में 70 मेंबर थे, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, तो ये सेक्शन लग जाएगा क्या? बिल्कुल लग जाएगा। ये काम कर ही नहीं सकते जब तक कि अपने आप को अंडर द कंपनी एक्ट या अंडर एनी अदर लॉ रजिस्टर्ड ना करा ले, क्योंकि उस केस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएशन बन जाएंगे। बात समझ में आ गई सभी बच्चों के? उस केस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएशन बन जाएंगे। सिंगल एचयूएफ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अगर 2 एचयूएफ आपस में मिल जाएं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होने लगता है। और किस पर एप्लीकेबल नहीं होता? एन एसोसिएशन ऑन पार्टनरशिप इफ इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल हु आर गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट।
ये उन प्रोफेशनल पर भी एप्लीकेबल नहीं होता जो गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट है, उनकी पार्टनरशिप पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है, वकील प्रोफेशनल है, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल है, अगर ये अपनी एक पार्टनरशिप बनाते हैं और 50 से ज्यादा मेंबर भी रखते हैं और अपने आप को कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो भी ये सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। गेटिंग दिस पॉइंट, जल्दी से बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी से बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं आई है। थर्ड पॉइंट कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इलीगल हुआ, अगर आपने सेक्शन का कहना नहीं माना, बिना रजिस्ट्रेशन कराए अपने बिजनेस को चालू रखा, इवन अगर मेंबर की संख्या 50 से ज्यादा भी हो गई, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? फाइन लगेगा, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज एंड सो शैल आल्सो बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल लायबिलिटी इनकर्ड इन सच बिजनेस। और सारी लायबिलिटी के लिए जो मेंबर होंगे वो पर्सनल लायबल भी होंगे और 1 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सेक्शन 464 का? अगर आप कहना नहीं मानेंगे तो आप इलीगल कहलाएंगे, आपके नाम के साथ इलीगल जुड़ जाएगा, तो नाम ही बड़ा खराब है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। और इसके क्या परिणाम होंगे? इट हैड नो लीगल एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ, इट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। इसकी कोई कानूनी मान्यता है ही नहीं इन द आई ऑफ लॉ। इट कैन नॉट एंटर इनटू एनी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इफ इट एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इट्स मेंबर कैन नॉट मेंटेन एनी लीगल एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। इसके मेंबर किसी भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो उसका कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकता। इट कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट इट्स मेंबर और आउटसाइडर। कंपनी अपने मेंबर के खिलाफ और आउटसाइडर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकती। मोर ओवर इट्स मेंबर और आउटसाइडर कैन ऑल्सो नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट द एसोसिएशन। और साथ के साथ इसके मेंबर या आउटसाइडर भी कंपनी के खिलाफ, एसोसिएशन के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। जल्दी से बताइए कि सबको समझ में आ गई या नहीं आया है? सबको समझ में आयो या नहीं आयो? जल्दी से बताइए। 3 डेफिनेशन हमने करी हैं, तीनों ही बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक 1 पर्सन कंपनी पढ़ा है हमने, एक स्मॉल कंपनी पढ़ा, और एक पढ़ा है हमने सेक्शन 464 यानी कि इलीगल एसोसिएशन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं साइन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जरूर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अपने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। शुरुआत में हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आप रिवाइज कर लीजिएगा, धीरे धीरे करके टाइम गैप बढ़ा लीजिएगा कि पुराना भी आपको रिवाइज करना है, जो हम पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ चुके हैं, कंपनी एक्ट का यूनिट 1 भी पढ़ चुके हैं। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि कितने समय इंटरवल के, कितने टाइम इंटरवल में हमें इस चीज को रिवाइज करना। थैंक यू वेरी मच।